हेलो, स्वागत है आपका मॉम स्टूडियो में। और आज मैं आई हूँ अपने मामा के घर। मम्मी का कज़न ब्रदर है, तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं वीकेंड स्पेंड करने के लिए। एंड जो मामी है वो मिसेस गुजरात रह चुकी है लास्ट ईयर। तो हम लोग उससे भी मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे कि कैसे मेंटेन करना है बॉडी को। एंड थोड़ा बहुत पूछेंगे उनसे, मैं भी टिप्स ले लूँगी थोड़ी बहुत। एंड मेकअप का, हेयर का वगैरह का, तो वो मैं करती हूँ। एंड पहले तो फ़िलहाल हम लोग खाना खाने वाले हैं, फिर मैं आपसे मिलवाऊंगी। खाने में बहुत यम्मी सी डिशेस बनी हुई है, वो भी मैं आपको अभी लेके चलती हूँ एंड सबसे मिलवाती भी हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, क्योंकि ये लोग आउटस्कर्ट में थोड़ा है, तो पूरा ओपन स्पेस है एंड बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। तो वो भी मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। શું બનાવ્યું? અમે લોકોએ બનાવ્યા છે ઢેબરા, સોરી હાંડવો. પેન હાંડવો, લાઈવ હાંડવો. યસ. और આ બનીને રેડી છે. પછી ડેંગર ઉપર લઈ જાઓ તમે. એ હવે આપણે પકોડા. સ્ટિક છે ને, એના પાંદડા અને એના ફ્લાવર્સથી પકોડા બનાવીએ. ड्रम स्टिक के फ्लावर्स से पकौड़े। Yeah. तो करी काठियावाड़ी लापसी। इस लापसी को ये पाउडर लेना है लापसी का, उसमें गुड़ डालना है और ये मैंने घी गरम करके रखा है, तो उसको तीनों को साथ में मिक्स करना है जब भी खानी है उसी टाइम पे। पोटैटो करी, गुजराती पोटैटो करी। इसमें है ग्रीन चटनी जो पकोड़े के लिए बनाई है, एंड मीठी चटनी। मीठी चटनी, राइस, रोटी। यस। सो हमारा लंच। Audio Jungle. तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग आए हैं अपनी मामा मामी के उधर। एंड मामी रह चुकी है मिसेस गुजरात 2020 एंड शी इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ग्लैमरस मिसेस इंडिया 2020। ओमान को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड फ़िलहाल बिकॉज ऑफ दिस कोविड वो सारा प्रोग्राम शिफ्ट हो गया है जो 2021 में होगा। तो चलिए अब मिलते हैं मामी से, जागृति जोशी मोढ़ा।
एंड बात करते हैं उससे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची है। एंड अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो बातचीत करते हैं एंड डिटेल्स जान लेते हैं, ताकि अगर अगले साल मुझे भी पार्टिसिपेट करना हो तो मैं भी जा सकूँ। हेलो, हाय। तो ये है जागृति जोशी मोडा। कोई नहीं बोलेगा ना कि मेरी मामी है, बट वो मेरी मामी है एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि वो मेरी मामी है, इसलिए मैं उसको मामी ही बुलाती हूँ। थैंक यू सो मच। तो मामी आप बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसी रही? ओमान में 2000 आई शादी करके। उस टाइम पे मैं 18 ईयर्स की थी एंड उसके आफ्टर 1 ईयर्स के बाद मेरे यहाँ बेटा हुआ, उसका नाम जिगर है। नाउ इज नाउ 19 ईयर्स एंड उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। फर्स्ट मैं ओमान में आके एक एज ए हेयर ड्रेसर एक ब्यूटी पार्लर में काम किया। तो पार्लर का नाम था मोनिटी ब्यूटी सेंटर एंड उसके बाद 3 इयर्स के बाद मैंने आफिफा सलून में काम किया एंड देन 2006 में मैंने अपना बेटी को जन्म दिया। वो अभी उसका नाम नंदिनी है, वो 14 ईयर्स ओल्ड है। एंड देन उसके बाद मैंने अपना खुद का सलून ओपन किया, उसका नाम था अलदार ब्यूटी सेंटर। हाँ, अलदार आई रिमेम्बर। यस, जो मैंने 2008 में स्टार्ट किया था, तभी मेरी बेटी कुछ 2 इयर्स की थी एंड वो मेरा फर्स्ट सलून था, मेरा फर्स्ट बिजनेस था ओमान में। और मतलब मैंने जो 6-7 साल जो भी स्ट्रगलिंग की थी, जो भी कुछ सीखा था ओमान में आके, क्योंकि ओमान में आके एक गांव की लड़की, गुजरात के एकदम छोटे से सिटी है जो जामनगर सिटी के अंदर में आया है, भानवड, मैं वहाँ से हूँ। और ना मेरी अच्छी सी हिंदी भी अच्छी नहीं थी, मतलब अभी भी आप देख सकते हो कि हम लोग गुजराती लोग जब भी हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा सा उसमें गुजराती टोन आ जाता है। यस, तो ना मुझे अच्छे से हिंदी आती थी, ना ही मेरी इंग्लिश अच्छी थी, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ। तो स्लोली मतलब मैंने जो 6-7 साल निकाले थे यहाँ पर ओमान में आके स्ट्रगल करके, तो उसमें मैंने अरेबिक सीखी और टचवुड मुझे अरेबिक आ गई। तो जब भी मैंने अपना सलून स्टार्ट किया, ड्राइविंग भी सीखी। यस, ओमान में ड्राइविंग मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो 2008 में मैंने जब भी अपनी सलून ओपन की, 2007 एंड 2008 में, तो उस टाइम पे मैंने मोनिटी ब्यूटी सेंटर बाय किया। जब इधर अलदार ब्यूटी सेंटर चल रहा था, उसी टाइम पे मैंने मोनिटी इसलिए बाय किया क्योंकि मैंने फर्स्ट ओमान में जो काम स्टार्ट किया था वो मोनिटी से किया। हाँ। तो मोनिटी मेरे लिए बोलते ना एक लकी चार्म था। जब भी मैं मोनिटी में जाती थी, आफ्टर मैं एक सलून की बॉस हो चुकी हूँ, उसके बाद में भी कभी कभी मैं मोनिटी में जाती थी मेरी बॉस से मिलने के लिए, तो मुझे अपनापन फील होता था। तो मुझे जब भी उसने मुझे कॉल करके बोला कि जागृति में हम सलून सेल कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। वो लोग यहाँ से ओमान छोड़ रहे थे, तो मैंने कुछ भी सोचे बिना मैंने बोला यस मुझे चाहिए ये सब। तो उसके बाद मैंने जो अलदार ब्यूटी सेंटर ओपन किया था वो मैंने कुछ 3-4 मंथ उसके बाद भी चलाया एंड देन मैंने वो ब्रांच क्लोज की एंड मोनिटी ब्यूटी सेंटर मैंने ऑलरेडी बाय कर लिया उसके बीच में ही। एंड देन 21 मार्च 2008 में मैंने मोनिटी ब्यूटी सेंटर स्टार्ट। ये बर्थडे के आजू बाजू ना? यस, तो इंडियन स्कूल गोबरा के बाजू में है मेरा सलून मोनिटी ब्यूटी सेंटर, और सेम मेरा बर्थडे था तभी मैंने उसी दिन ओपनिंग की 21 मार्च एंड मदर डे भी है। तो हम लोग जब भी यहाँ पर हमारी सलून की एनिवर्सरी है, मदर डे है, हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी क्लाइंट्स को बुलाते हैं, अच्छी तरह से पार्टी करते हैं। तो और बहुत ही सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है जितने भी मेरे ओमानी क्लाइंट्स है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग बोलते हैं लेडीज़ की दुश्मन होती है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मुझे जब भी ओमान की जितनी भी पब्लिक ने प्यार दिया है उसमें 90% लेडीज, और उस सपोर्ट की वजह से ही मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की 2010 में। वैसे 2008 में मैंने स्टार्ट कर दी थी सलाम। यू हैव रिड्यूस्ड आल्सो, रिड्यूस भी बहुत किया। मेरी बेटी आई उसके बाद मेरी आई थिंक 75 kg वेट हो गया था। आप लोग बिलीव नहीं कर रहे होंगे बट यस, मैंने कुछ 75 वेट कर लिया था। नो, आई हैव सीन यू, सो मुझे पता है। एकदम गल्लू पल्लू थी, स्माइल आती थी, में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है बट यस मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा था। एंड देन उसके बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी 2008 में, बट वो 1-2 ही फोटोशूट हुए। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाई क्योंकि मुझे मेरी वो फील्ड नहीं थी। मैं प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर हूँ, तो मेरा ज़्यादातर फोकस मैं अपने सलून में ही डालती थी।
तो जब भी मैंने अच्छे स्टाफ ले लिए, अपना सलून अच्छे से चला दिया, एक टॉप में आ गए कि नहीं, 2010 में मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। तो मोनिकी का नाम होते ही यस हेयर ड्रेसर, उसकी हेयर कटिंग बहुत अच्छे है, तो हम लोग बहुत फेमस हो गए थे उस टाइम पे। तो देन मैंने 2010 में अपना वेट लॉस किया एंड 2012 में मैं बहुत ही अच्छे से मॉडलिंग करने लगी और टचवुड अच्छे से मैं मतलब 1 मंथ में मैं चाहूँ तो 10-12 सूट भी कर सकती हूँ और 2 सूट भी कर सकती हूँ। तो डिपेंड है मेरे तरफ से कि मैं कब किसको टाइम दे सकती हूँ। ओके, तो अब आप ये बताइए कि ये जो मिसेस गुजरात आप रह चुकी है ऑलरेडी, तो वो आपको ओमान में बैठे बैठे कैसे, मतलब किसी को अगर पार्ट लेना हो तो वो हाँ। कैसे जाएगा, यहाँ से कैसे अप्रोच करेगा ओमान से? यस यस या आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे। एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा इजी रह गया था क्योंकि मैं ऑलरेडी मॉडलिंग में थे। हाँ, तो जब भी आप मॉडलिंग कर रहे हो ना, तभी आपको कैटवॉक के लिए या फिर फोटोशूट के लिए, फेस एक्सप्रेशन के लिए, बॉडी लैंग्वेज के लिए इतना टाइम, मतलब आपको टाइम नहीं निकालना पड़ता, ऑलरेडी आप वो सब सीख चुके हो। हाँ, तो जब भी मुझे मिसिस एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट में मिसिस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट किया, उसमें ऑलरेडी मैं सिलेक्ट हो गई थी। यहाँ पर ओमान में हम आई थिंक 3 गर्ल्स सिलेक्ट हुए हैं। तो जब भी मुझे सिलेक्ट किया गया था तभी मैं ओनली 1 थी, उसके बाद 2 और लड़की को भी मतलब उन लोगों ने सिलेक्ट किया। तो मैं मिसेस इंडिया के लिए फर्स्ट सिलेक्ट हो गई थी और उसके बाद फरवरी में मुझे मिसेस गुजरात के लिए प्रस्ताव आया। वो मुझे एक फ्रेंड के थ्रू ही मिला था कि उसने मुझे बताया कि मिसेस गुजरात भी हो रहा है। तो जागृति, आप भले मिसेस इंडिया कर रहे हो बट आप ट्राई करो कि मिसेस गुजरात के लिए भी कुछ करो, मतलब वो हो रहा है यूनाइटेड 2020। और मेरे जो टीचर थे वहाँ पर जो मुझे मतलब ट्रेनिंग दी थी, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि आप जब भी ओमान के लिए मॉडलिंग कर रहे हो तो आपका ड्रेसअप, आपका लुक, आपके मेकअप सब डिफरेंट होता है। जब भी आप गुजरात के लिए कर रहे हो तो वहाँ पर फुल्ली डिफरेंट है। तो मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। उसमें करण खुसलानी करके थे जो मुझे ट्रेन कर रहे थे, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव एंड रियली मुझे उसके साथ इतना अच्छा लगा। उसके क्लास लेके थोड़े स्ट्रिक्ट है बट बहुत ही स्वीट है, अच्छा लगता है क्योंकि जो बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट होते हैं टीचर तो निखर के आता है हमारा जो टैलेंट है, आप कुछ सीख सकते हो। आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो मैं यहाँ पर नहीं कलेक्ट कर पाई थी किसी लोगों से, तो वहाँ पर मैंने, ठीक है, मैं यहाँ पर भी CB एजेंसी है सिंधिया बिनाइट, उनके क्लास ले चुकी हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिंधिया बिनाइट का भी, थैंक्स टू हर ऑल्सो कि उसने भी मुझे काफ़ी ट्रेन किया। एंड देन उसके बाद गुजरात में जा के करण खुसलानी है, उसने मुझे अच्छे से ट्रेन किया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया उधर। एंड फाइनली मैंने टाइटल भी लिया मिसेस गुजरात का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबका सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप अगर कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो किसी भी तरह से, पर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब मामी बताइए कि अगर किसी को ये मिसेस इंडिया या मिसेस ओमान या मिसेस गुजरात किसी में भी पार्ट लेना हो तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, लाइक एज क्या है या हाइट कैसी चाहिए, बाल कैसे, मतलब क्या क्या वो लोग देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मिसेस इंडिया के लिए आप जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप शादीशुदा हो तो ऑफकोर्स 20+ चाहिए। एंड 20+ से लेके आपको 45 एज तक, जैसे मिसेस इंडिया का है तो उसमें ऐसे ही था कि हम लोगों ने पहले से ही एडवर्टाइज डाली थी, उसमें लिखा था कि आपका 20+ एंड 45 के अंडर में आपकी एज होनी चाहिए। एंड उसमें एक्चुअली टैलेंट देखा जाता है। मिसेस इंडिया इज़ नॉट आपको जस्ट फिगर अच्छा है या फिर आपके बाल अच्छे हैं, आप कितने टैलेंटेड हो, कैसे घर को मैनेज कर रहे हो, फैमिली को कैसे संभाल रहे हो, साथ साथ में अगर आप काम भी कर रहे हो तो दोनों आप कैसे मेंटेन कर रहे हो दोनों को। क्योंकि मैं खुद का ही अपना बताती हूँ, कितना भी अपना पार्लर चला रही हूँ या फिर मॉडलिंग कर रही हूँ, बट मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरी फैमिली, मेरे 2 बच्चे, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। तो फर्स्ट मैं प्रायोरिटी देती हूँ अपने किड्स को, मदर इन लॉ को एंड मेरे हस्बैंड। तो वो जब भी अगर मेरे कुछ मॉडलिंग के मतलब सूट चल रहे हैं या फिर सलून का कुछ है, बट उसमें कुछ भी इमरजेंसी अगर फैमिली वाला आ गया तो मैं फर्स्ट फोकस करूँगी अपनी फैमिली को। तो ये सब पॉइंट मायने करते हैं। सेकंड वन, आपको जनरल नॉलेज कितना है। नॉट ओनली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको
अगर फिल्मी में ये इंटरेस्ट है तो आपको उसके तरह से सवाल पूछे जाएंगे, या फिर अगर आपको शास्त्र के बारे में ज्ञान है, हिंदू है तो हिंदू के शास्त्र के हिसाब से, या फिर मुस्लिम है तो कुरान के बारे में, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यस, बॉडी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज अ मेन। यस, आपकी स्किन, वो सब कुछ आपको मतलब उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, जैसे कोमल ने आपको बताया कि मामी बहुत ही मोटी थी, तो यस मैं 75 kg की थी। तो मैंने जब भी वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो 75 से लेके 58, अभी मेरा वेट 58 है और ये मैं मेंटेन करती रहती हूँ। आई थिंक 2012 से लेके अभी 2020 तक मैंने अपना वेट सेम टू सेम रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg या 2 kg बढ़ता है, बट वापस मैं रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो डाइट प्लान अगर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, या तो आप खुद अपना डाइट प्लान आप क्या करते हो, डाइट प्लान कैसे बनाते हैं? एक्चुअली देखो, काफी सब लोगों की बॉडी डिफरेंट डिफरेंट होती है। हाँ, दैट इज Okay? है। तो काफी लोगों को खुद को पता होता है कि मैं ये फूड खाती हूँ Yeah. इससे मेरा वेट बढ़ता है। मैं अगर मुझे कोई घी में पूरा डुबा देंगे तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, बट मैं कोई ऐसी चीज खा लेती हूँ जो मुझे पता है कि जल्दी से मेरा वेट गेन हो जाता ओके, है। तो बॉडी टू काफी बॉडी लोगों को डिफरेंट। राइस खाने से बोलते हैं कि राइस खाने से वेट बढ़ता है, मेरा राइस खाने से वेट कभी नहीं बढ़ा। ओके, तो डिपेंड्स है कि आपकी बॉडी को क्या जरूरत है, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाता है। स्टार्व नहीं करना है, मतलब एकदम भूखा नहीं रहना है। नहीं करना है। नहीं तो आपको, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ इसलिए मैं वो भी आपको एडवाइस दूंगी कि कभी भी आप ऐसा गलती मत करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक बार ऐसे गलती की थी। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे बोला कि मैं ओनली जस्ट कुरमुरे जो होते हैं ना वो मैं खा के मेरा वेट कम किया था 3 मंथ में। मैंने बोला चल मैं भी ट्राई करती हूँ एक बार, मैंने वो किया, बट 15 डेज के बाद मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, एंड आंखों के सामने मतलब पूरे डार्क सर्कल्स आ गए, मेरी स्किन बहुत ही गंदी हो गई थी। मुझे मेरी लाइफ में कभी भी पिंपल्स नहीं आए, उस टाइम पे आना शुरू हो गए थे। तो देन मैंने सोचा नहीं, मैं ऐसा पागल दैट इज नहीं बिकॉज करूंगी। प्रोटीन्स, विटामिन जो भी आपकी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलता है। यस, इसलिए ऐसा कभी भी ऐसा मत करो किसी भी बातों में से आके। आप थोड़ा थोड़ा खाना कम करो, पर उसके टाइम टेबल चेंज करो। हो सके तो नाइट में आप सोने वाले हो उससे पहले 4 आवर्स पहले खाना खा लो। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, मैं मॉर्निंग 8:30 ब्रेकफास्ट लेती हूँ, आफ्टरनून में फ्रूट या जूस कुछ भी ऐसे ले लेती हूँ, सलाद खाना है तो सलाद खा लेती हूँ। रात को मैं 6:30-7 बजे मतलब इवनिंग में ही मेरा खाना हो जाता है। क्योंकि मेरा सोने का टाइम है 10 o'clock, मैं 10 o'clock सो जाती हूँ, 10-10:30, एंड देन मॉर्निंग में 4:45 को उठ जाती हूँ। 5 o'clock मेरा वर्कआउट टाइम है अभी कोरोना के लिए, अदरवाइज मेरा पूरा टाइमिंग डिफरेंट है, बट जस्ट ओनली कोरोना के लिए मैंने ऐसा सोच लिया कि ये जो हॉलीडेज अभी चल रही है, मेरे सलून भी अभी बंद है, तो बेसिकली मैं इस तरह से टाइम निकालूं कि जिसमें मैं फ्रेश भी रहूं। मुझे मतलब टाइम मेरे वर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं इसे फालतू टाइम निकाल रही हूँ फुल डे। तो मैं नाइट को जल्दी सो जाती हूँ, जैसे ही दिन निकलता है सूरज दादा के साथ में मैं भी निकल जाती हूँ कि वर्कआउट के लिए मॉर्निंग वॉक करती हूँ, एंड उसके बाद घर पे आके मैं एब्स एंड उसके वर्कआउट पूरे करती हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग मेंबर भी हूँ लास्ट 12 ईयर्स से, तो आर्ट ऑफ लिविंग योगा भी करती रहती हूँ। तो योगा करना, खाना एकदम प्रोटीन वाला और अच्छे से, बिल्कुल भी मतलब उसके टाइम टेबल चेंज कीजिए। 100% श्योर, मैं आपको गारंटी करती हूँ, अगर आप खाना का टाइम टेबल एंड वर्कआउट ये 2 चीज़ अगर आप अच्छे से कर रहे हो, आपका फेस में भी ऑटोमेटिकली शाइनिंग आ जाएगी एंड वेट भी कम होगा। एंड दूसरा वो लोग क्या देखते हैं, मतलब कोई फॉर्म रहता है भरने के लिए, ये हमने जो प्रोसीजर, हाँ प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है ऑफ कोर्स। अभी जैसे सिलेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा, ओनली जस्ट ऑनलाइन सिलेक्शन भी हो जाती है काफ़ी बार, पर उसके लिए अगर आपकी कोई प्रोफाइल है कि आपने मॉडलिंग कर चुके हो पहले, तो आपको इजीली ले लेंगे। जैसे मेरे में था तो उन लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया था कि यस आप सिलेक्ट हो, बट आपको आके यहाँ पर एक बार तो मतलब ऑडिशन देना, ऑडिशन तो देना है। तो मेरी ऑडिशन हुई थी उधर मोरबी, राजकोट के बाजू में एक सिटी है मोरबी, वहाँ पर ऑडिशन थी, एंड देन उसके बाद सिलेक्शन हुआ, एंड 3 days की ट्रेनिंग थी। उसके बाद आई थिंक हम लोगों ने, मैं 25 को यहाँ से ट्रैवल किया, सिलेक्शन 26 को हुआ,
और फर्स्ट को मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम वो सब लोग वही करते हैं, मतलब आपका जो ट्रेनिंग रहता है एंड हाँ, एवरीथिंग? सब डिफरेंट सबके डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे मिसेस इंडिया के लिए है तो वहाँ से सिलेक्ट करने के लिए इंडिया से लोग आए थे और यहाँ मस्कट में हमारा सिलेक्शन हुआ था और उन लोगों ने ट्रेनिंग भी यहाँ पर ही दी थी 3 डेज की। और आपको पता कैसे चला कि ऐसा ये चल रहा है? कुछ न्यूज़पेपर में आया था या Yes, अभी तो सोशल इंटरनेट? मीडिया इतना हो गया है कि एफबी पे एंड इंस्टाग्राम पे, और जब भी आपकी ये लाइन है ना, जब भी मतलब मैं मॉडलिंग करती हूँ तो मैं ये सब कुछ देखती रहती हूँ। मुझे यहाँ से एक मेरी फ्रेंड है जो मिसेस इंडिया होके आई है, तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे कभी सोच नहीं आई एक्चुअली। सच बताऊँ तो मैं बहुत ही बिजनेस माइंडेड हूँ, तो मुझे ज़्यादातर मुझे अपना बिजनेस को ग्रो करने में उसमें मैं ज़्यादा टाइम निकालती हूँ कि किस तरह से मैं मोनिटी को और आगे बढ़ाऊँ एंड स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मुझे ज़्यादा स्टाफ चाहिए, ज़्यादा नाम चाहिए यहाँ ओमान में, तो वो बस मेरा चलता रहता है। बट जब भी मिसेस इंडिया का हुआ तो ऑफ कोर्स मेरे लिए अभी बहुत बड़ा चैलेंज है सामने। Experience also. हाँ, प्रिपेयर होना है। No, we all also waiting. We all also waiting. थैंक यू डियर। तो बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की दुआ की वजह से 100% श्योर मैं ये भी ये हाँ, डोंट वरी, यू विल बी, our wishes are with you, you will win. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मामी हेयर ड्रेसर है और वो बहुत अच्छे बाल काटती है। मैं हमेशा बाल उसी से कटवाती हूँ, तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे तो मौके पे चौका मार लेती हूँ एंड उससे बाल कटवा लेती हूँ अपने। एंड लेट्स सी, एंड उसके बाद हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद विथ ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स का पूरा एक लाइव सेशन होगा थोड़ी देर के बाद। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से ये व्लॉग थोड़ा देरी से आएगा, मगर मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी तो आप वो लाइव सेशन भी बाद में देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्लिप्स दिखा देती हूँ कि वो बाल कैसे कट करती है घर पे बैठ के।